गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है बच्चों? अच्छे ही होंगे तुम्हारे तो। चलो, अच्छे होने चाहिए। देखो बच्चों, स्कूलें अभी ओपन नहीं होंगी, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। दूसरा, सिलेबस का भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, तो सिलेबस जो पिछले साल के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस था उसी को अपन देखेंगे। ठीक है? तो पिछले साल 18 ग्रुप तो था नहीं। क्या नहीं था? 18 ग्रुप। वैसे 18 ग्रुप में कुछ है नहीं खास। कर लेंगे इसको भी। चलो, आज हम बात करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब क्या है बच्चों? क्या हुआ? बच्चों, इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि जब हैलोजन के एटम आपस में कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बनाएं तो उनको हम बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। वीरेंद्र बेटा, 12th क्लास के एग्जाम क्यों होंगे? रिजल्ट आउट हो गए बेटा। वीडियो आ रहा है ना? थंबनेल दे दो मुझे, वीडियो आ रहा है। चलो, बाकी बच्चे भी अपना वीडियो ऑन कर लो बच्चों। चलो, लिख लो, द कंपाउंड in which halogen atom bonded with themselves, halogen atom bonded with themselves, ठीक है? लिखो, टाइप ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड का टाइप लिख लो। ठीक है? ClF, BrF, मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन मिलके बच्चों इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं। ब्रोमीन और फ्लोरीन IF और ClF। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो बच्चों। ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का लिख लो, या ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत भी नहीं है, रहने दो, इसमें कोई ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, लीनियर जैसा होता है।
दो एटम आपस में जुड़े जनरली लीनियरली जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे? लीनियरली। दूसरा लिख लो ClF3 BrF3 ICl3। ClF3 BrF3 और IF3। नंबर ऑफ लॉन पेयर 3 3 3। शेप बेंट टी शेप। बेंट टी शेप होगी बच्चा इनकी, बना लो। ये शेप होगी, सबको पता है 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो बेंट टी शेप हो जाएगी। ठीक है। तीसरा लिख लो F5 वाला IF7 BrF7 ClF7। IF5 BrF5 और ClF5। नंबर ऑफ लोन पे कितना होगा? 1। शेप की बात करें, यदि जियोमेट्री की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल होगी, और आप इसकी शेप की बात करोगे बच्चों, किसके साथ बात करोगे? शेप की, तो स्क्वायर पिरामिडल शेप होगी। कैसी होगी? स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, ले लो कोई भी। ये तो स्क्वायर पिरामिडल हो गया। कुछ ये शेप होगी बच्चा इसकी IF7 वगैरह की, सॉरी IF5 वगैरह की। और लास्ट है IF7। ऊपर लिख देता हूँ, नीचे दिखेगा नहीं, ये लिख रखे हैं बुक में भी, समझ लो। और शेप वेप मैंने बता रखी है, बार बार इस पर डिस्कस करना मतलब बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। ठीक है। IF7 बच्चों आयोडीन ही फ्लोरीन 7 फ्लोरीन के साथ जुड़ता है, बाकी कोई भी एलिमेंट 7 बॉन्डेड मॉलिक्यूल नहीं बनाता इंटेलिजेंट कंपाउंड में, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, इसके साथ 7 एटम आराम से जुड़ सकते हैं। लोन पेयर 0 है यहाँ पे, और इसकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। 5 बॉन्ड और 2 पिरामिड, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोन बना लो। कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये तो पेंटागोन बन गया। एक फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक फ्लोरीन यहाँ पे। कुछ इस तरीके की शेप बन जाती है पेंटागोनल बाइपिरामिड। नीरज बेटा H2SO4 को किंग ऑफ एसिड बोला है, मैंने कई बार बताया। ये तो मैंने क्लास में कम से कम 20 बार बोला है। नीरज
नीरज पूछ रहा है कि विच एसिड इज किंग ऑफ एसिड। तो बच्चों मैंने H2SO4 को बनी टाइम किंग ऑफ एसिड बोला है कि नहीं बोला, बताओ। सीताराम बोला है ना बेटा, H2SO4 इज द किंग ऑफ एसिड। बोलो बच्चों, यस और नो, थंबनेल दो, बताओ बोला है कि नहीं बोला। यस, बहुत बार बोला है बच्चों मैंने कि H2SO4 जो होता है वो किंग ऑफ एसिड होता है। क्यों? क्योंकि बेटा इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है H2SO4। समझ गए? ओके, चलो लिख लो, प्रॉपर्टीज लिख लो। बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड लिख लो इसमें फर्स्ट, दे प्रेजेंट इन ऑल थ्री फॉर्म, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब बच्चों इंटर हैलोजन कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और गैसेस फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, कोवलेंट इन नेचर। कई बार यहाँ पे इंटर हैलोजन कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। बच्चों एक बात मैं बता देता हूँ, CBSE का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है वो टर्म वाइज है। CBSE में आपकी बार 2 टर्म में पेपर होंगे और 99% राजस्थान बोर्ड भी CBSE को फॉलो करता है। पिछले साल जो सिलेबस डिलीट हुआ था 12th का, पेपर नहीं हुए वो एक अलग बात है। पिछले साल जो बच्चों सिलेबस डिलीट हुआ था 12th का, उतना ही सिलेबस डिलीट हुआ था 12th राजस्थान बोर्ड का, सेम डिक्टो सिलेबस डिलीट हुआ था। मेरी बात समझ में आ रही है? जितना सिलेबस पिछले साल 12th का CBSE का डिलीट हुआ था उतना ही RBSE ने डिलीट किया था। एक कि कुछ बच्चे 4-5 बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे क्लास को, क्या चक्कर है? 37-38 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कुछ बच्चे पेयर में ले रहे हैं क्लास, वो एक अलग बात है, लेकिन बाकी बच्चे तो ज्वाइन करने चाहिए ना। बेटा अभी स्कूलें नहीं खुलेंगी, जो चैप्टर चल रहे हैं उनको पढ़ लेना, बाद में पढ़ाई नहीं जाएंगे। कम से कम आपका और हमारा लाइव इंटरेक्शन हो रहा है, चैटिंग पे आप मैसेज करके पढ़ सकते हो, तो आपको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। तो अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, क्या पता, क्योंकि राजस्थान बोर्ड एंड टाइम पे कुछ ना कुछ डिसीजन लेगा, तो थोड़ा सा आपको जो ये मैं पेपर हुआ था कल, आपका टेस्ट हुआ था, ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, यस और नो? बच्चों कल आपका टेस्ट हुआ था क्या? तो फिर उसमें क्वेश्चन आए थे, आपने क्वेश्चन पूछे, आई होप सबके सही हो गए होंगे इसका मतलब। चलो, तो जो क्वेश्चन आपको दिए थे उनको चेक कर लेना, आपको पढ़ा रखा है, उसमें से क्वेश्चन आए थे। तो बच्चों मैं इसलिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो थोड़ा सा माइंड को उस हिसाब से भी तैयार रखना, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, यस, they are diamagnetic, they are diamagnetic in nature। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार सीधा कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन देता है मॉलिक्यूल देके विच इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं बच्चों वो डायमैग्नेटिक होते हैं, मतलब कलरलेस होता है, ध्यान रखना। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ये तो बता रखा है।
जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं बच्चों, और जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। जनरली डायमैग्नेटिक कलरलेस होते हैं, पैरामैग्नेटिक कलरफुल होते हैं। ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला भी बता दिया था मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, याद करो। एमओटी जब आपको पढ़ाया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 11th क्लास में, तब मैंने बताया था आपको पैरा और डाया क्या होता है। पीछे की चीज़ों को पढ़ लिया करो बच्चों। यस, ये जो लाइन लिखवा रहा हूँ मैं, अब ये जो प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी से डिप्टो क्वेश्चन उठ के जेई मेंस में 2015 में आया था। 2015 जेई मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया था, जो अभी मैं प्रॉपर्टी अब लिख रहा हूँ। लिखो, इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड आर मच मोर, सुनो, इंटर हैलोजन कंपाउंड आर मच मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। मतलब आपके क्वेश्चन में कोई इंटर हैलोजन कंपाउंड मिले, क्या मिले बच्चों, आपको किसी क्वेश्चन में इंटर हैलोजन कंपाउंड दिखे और दूसरे कंपाउंड सिर्फ हैलोजन के साथ किसी और एटम के साथ जुड़े वाले दिखें, तो बिना सोचे समझे इंटर हैलोजन कंपाउंड को मोर रिएक्टिव कर देना, उस पर टिक कर देना। क्वेश्चन आया कि विच इज मोर रिएक्टिव, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड आपको दिख जाए तो बच्चों इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। समझ गए? ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, लिख लो। एक्सेप्ट फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सब, बिकॉज द बॉन्ड लेंथ, बिकॉज द बॉन्ड लेंथ ऑफ इंटर हैलोजन compound is greater, due to this bond is weaker। बेटा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है हैलोजन कंपाउंड के कंपेयर, तो माय डियर स्टूडेंट बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, सबको बता रखा है बच्चों। और बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है मतलब, सॉरी, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, मतलब बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। और बेटा जितना जल्दी बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा बच्चों, जितना जल्दी बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगी, कॉमन सेंस की बात है। लिख लो रीजन। लिख लो जल्दी। ठीक है, बॉन्ड वीक होता है बच्चों इसका। चलो, ये कुछ प्रॉपर्टी थी, स्ट्रक्चर आपको बता दिया, कैसे बनते हैं कुछ एग्जाम्पल लिख लो। इंटर हैलोजन कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल लिख लो। Cl2 प्लस F2, ClF, क्लोरीन और फ्लोरीन जो है वो जुड़ेंगे तो ClF बनेगा। ठीक है, Cl2 प्लस F2, F2 एक्सेस है बच्चों, ClF3 बन जाएगा। बैलेंस कर लेना इसको।
ठीक है, बैलेंस वैलेंस कर लेना। एक दो एग्जाम्पल और लिख देता हूँ मैं। Br2 प्लस F2 BrF5 BrF5 बच्चों, यहाँ पे एक्सेस ले रहे हैं हम फ्लोरीन को। ब्रोमीन और फ्लोरीन से BrF5 बनेगा। यहाँ पे फ्लोरीन बेटा एक्सेस है, मतलब जिस एलिमेंट या जिस एटम की क्वांटिटी ज़्यादा है उसको एक्सेस ले लो रिएक्टेंट के साइड में। लिख लो। एक लिखो, एक लिख लो। हाउ कैन वी टेस्ट द प्रेजेंस of chloride in a molecule? How can we test the presence of chloride in a molecule? बच्चों, किसी भी मॉलिक्यूल में क्लोराइड की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल में क्लोराइड की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? मान लो क्लोराइड तो समझते हो ना बेटा, क्लोरीन आयन प्रेजेंट होता हो तो लिखो व्हेन, ऐसे लिख लो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट व्हेन एनी क्लोराइड heated with पोटेशियम डाइक्रोमेट। याद करो K2Cr2O7 आपको बता रखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। बच्चों इसकी स्ट्रक्चर भी बनवा रखी है। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है बच्चों उसकी स्ट्रक्चर भी बनवा रखी है, याद करो। व्हेन एनी क्लोराइड हीटेड विद K2Cr2O7 एंड इन द एंड H2SO4, it gives red color PPT। मतलब किसी क्लोराइड को बच्चों आप K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करवाओगे तो ऑरेंज रेड कलर का फ्यूम बनेगा, फ्यूम बनेगा ऑरेंज रेड कलर फ्यूम जार फॉर्म। मतलब क्लोराइड को आप K2Cr2O7 के साथ और H2SO4 के साथ गर्म करोगे, यदि ऑरेंज रेड कलर के फ्यूम बन रहे हैं, धुआं बन रहा है, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में क्लोराइड हो सकता है। ठीक है, क्या ऑरेंज रेड कलर क्या बनता है? CrO2Cl2, इसी को क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं।
क्रोमिल क्लोराइड। मतलब क्लोराइड का टेस्ट करना है, आपने नमक लिया, H2SO4 लिया और K2Cr2O7 लिया। सपोज CrO2Cl2 बन रहा है बच्चों, क्या बन रहा है? CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड बन रहा है। तो आप मानोगे कि ये रेड ऑरेंज फ्यूम बनते हैं, प्लस NaHSO4 क्या बनेगा? NaHSO4 और H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2 और KCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, H2 और एक मॉलिक्यूल KCl का बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? KCl, KOH भी बनेगा। ठीक है, तो ये सीन हो जाएगा, KCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक, आप लिखो ग्रुप 18। ग्रुप 18 ग्रुप 18 बच्चों, पिछले साल इस ग्रुप से कुछ भी नहीं आया था, स्ट्रक्चर आई थी बस। अब थोड़ा सा बचा है तो इसको पूरा पढ़ लेते हैं। इनर्ट गैस ग्रुप बोलते हैं और नोबल गैस भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। इनर्ट का मतलब होता है बच्चों लेस रिएक्टिव, और नोबल का मतलब होता है लेस अवेलेबिलिटी। मतलब नोबल गैस जो होते हैं वो अपने यूनिवर्स के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं बच्चों। कौन कौन से एलिमेंट है सबको पता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनन एंड रेडन। 2, 10, 18, 36, 54 और 86। ठीक है, हे नीरज आजा करें एक्सरे। बच्चों ये इसकी राइम स्कीम हो जाएगी, हे नीरज आजा करें एक्सरे। ये नोबल गैस ग्रुप होता है, लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस अवेलेबिलिटी इन एटमॉस्फेयर होता है। देख लो, दे हैव वेरी लेस मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट because they are present in atomic form। बच्चों नोबल गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, इनके बीच में कोई बॉन्ड बनता है नहीं है। जब कोई चीज़ एटॉमिक फॉर्म में होती है तो कॉमन सेंस की बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम ही होगा। और वैसे भी गैसियस फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो बच्चों जब ये गैसियस फॉर्म में रहेंगे
तो कॉमन सेंस की बात है, दुनिया की कोई भी गैस जो होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड और लिक्विड जो फिजिकल स्टेट होती है उससे तो कम ही होता है। तो पहली बात तो ये सारी गैस हैं बच्चों, तो गैसेज का बॉइलिंग पॉइंट तो वैसे ही कम होता है। दूसरी बात, ये मोनो एटॉमिक गैस हैं, मतलब दीज आर मोनो एटॉमिक गैस। ये क्या है बच्चों? मोनो एटॉमिक गैस हैं और देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसेज के मॉलिक्यूल के बीच में, यहाँ पे नोबल गैसेज के मॉलिक्यूल के बीच में बच्चों कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। जब किसी चीज़ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो कॉमन सेंस की बात है वो लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब ये जो 18 ग्रुप है बच्चों, इनका सब कुछ हाई होता है, लिख लो। दे हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप। इनका सब कुछ हाई होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी। दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यस बच्चों, नोबल गैस जो होते हैं उनकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। वो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको कि शायद प्रैक्टिकली उस एनर्जी को देना ही पॉसिबल नहीं है। सोल्यूबिलिटी इनकी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। Solubility in water increase down the group। बच्चों इनकी सोल्यूबिलिटी जो होती है वो डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। लिखो, ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन बेटा किसी भी गैस को आप लिक्विफाई कर सकते हो, सबको पता है। जब बच्चों हम गैस को कंप्रेस करते हैं, बेटा गैस को किसी क्लोज कंटेनर के अंदर हाई प्रेशर के ऊपर और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप कंप्रेस करोगे तो कोई भी गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। याद करो, बताया था। किसी भी गैस को आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके बच्चों, किसी भी गैस को क्लोज कंटेनर में बहुत ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो वो गैस किसी एक शार्प टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए प्रेशर तो चाहिए ही चाहिए, साथ में एक कांस्टेंट टेम्परेचर भी चाहिए। आपको 11th क्लास में चैप्टर नंबर 5 गैसेस स्टेट में पढ़ा रखा था। उसमें अपन ने आवोगैड्रो लॉ, चार्ल्स लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था अपने, उसमें मैंने बात की थी। तो कहने का मतलब ये है कि नोबल गैसेज जो होते हैं उनको लिक्विफाई करना काम नहीं है बच्चों का, और इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। तो नोबल गैस को लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि नोबल गैस के बीच में बेटा इंट्रैक्शन नहीं होता, और जब किसी गैस में इंट्रैक्शन नहीं होगा तो उसको लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल होगा। तो सही मायने में नोबल गैस बहुत रेयर कंडीशन में लिक्विफाई होती हैं, और लिक्विफाई भी कब होंगी? जब मोलिकुलर मास बढ़ेगा। ये ऑर्डर होता है। एटॉमिक मास बढ़ने पे थोड़ा बहुत लिक्विफिकेशन बढ़ जाता है। जिनॉन, रेडॉन तो होगा भी नहीं, जिनॉन तक का लिख लो, क्योंकि रेडॉन तो एक रेडियो एक्टिव गैसेज की तरह बिहेव करता है, बहुत कम क्वांटिटी होती है इनकी। ठीक है, लिखो स्टार बना के, ओनली सम कंपाउंड of xenon is formed।
आर फॉर्म। कुछ कंपाउंड सिर्फ जिनोन के बनते हैं और जनरली जितने भी नोबल गैसेज हैं उनके कोई कंपाउंड नहीं बनते। और बच्चों जिनोन के भी जो कंपाउंड बनते हैं उनके पीछे का रीजन कल बताऊंगा, ठीक है। आपको ने टेस्ट दिया था, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो चैट सेक्शन में मैसेज कर देते, आज नहीं तो कल कर देना, मैं उनको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है बच्चों। तो ये कल 18 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर से क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को करवा दूंगा परसों, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।